हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, टर्की और रशिया को लेकर ना बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। व्लादिमीर पुतिन जल्दी टर्की को विजिट करने वाले हैं। टर्की के ऑफिशियल्स के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन जल्दी टर्की का दौरा कर सकते हैं। यानी टर्की जो एक नेटो मेंबर है, नेटो देश है, पुतिन पहली बार यूक्रेन वॉर के बाद किसी नेटो कंट्री को विजिट करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी खबर है गाइस। प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होने वाली है और मैं ये देखना पसंद करूंगा कि जब पुतिन एर्दोगान से मुलाकात करेंगे ना, तब ये यूरोप का क्या रिएक्शन आएगा, नेटो का क्या रिएक्शन आएगा, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का क्या रिएक्शन आता है। क्योंकि यूएसए ने टर्की के सामने ना ये शर्त रखी थी कि टर्की आप रशिया की डिफेंस डील को रिजेक्ट करो, यूएसए आपको बेहतर बेस्ट ऑफ बेस्ट डिफेंस डील देगा। लेकिन टर्की ने यूएसए की डिफेंस डील F-35 को रिजेक्ट कर दिया है और कर रशिया की S-400 डिफेंस डील को प्रीफरेंस दे दिया है। और टर्किश फॉरेन मिनिस्टर हाकान फिदान ने अखबार टेलीविजन पर कहा कि जी दोनों लीडर्स का प्राइमरी फोकस सीरिया में एनर्जी कॉपरेशन और सिक्योरिटी पर होगा, ब्लैक सी ग्रीन डील पर भी होगा। रिसेंटली आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि यूएसए ने सीरिया और इराक में ना लगातार बॉम्बिंग की है और यूएसए नहीं रुक रहा है और करते जा रहा है। तो ये एक वजह भी है पुतिन टर्की को विजिट कर रहे हैं ताकि इस मामले को अच्छे से सॉल्व किया जा सके। पुतिन के रशियन काउंटर पार्ट यूरी उशाकोव, ये एक फॉर्मर एम्बेसडर है रशियन फेडरेशन के टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन्होंने कहा कि जी यूक्रेन वॉर का भी इस मीटिंग में चर्चा होने की उम्मीदें होने वाली है। पुतिन टर्की का दौरा ना 12 फ़रवरी को करने वाले हैं और आज के टाइम पुतिन बहुत ज्यादा बच बच के फॉरेन कंट्रीज को विजिट कर रहे हैं। क्योंकि पुतिन लिमिटेड कंट्रीज को अभी के लिए प्रीफर कर रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वॉर क्राइम्स के लिए एक अरेस्ट वारंट को इशू कर दिया है पुतिन के खिलाफ और टर्की आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए पुतिन आराम से टर्की को विजिट कर रहे हैं, वरना पुतिन ऐसा कभी भी बिल्कुल नहीं करते। आईसीसी ने 17 मार्च 2023 को पुतिन के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी किया था वॉर क्राइम्स के आरोप में, जिसमें यूक्रेन से बच्चों को किडनैप करके रशिया लाया गया था। पुतिन का कहना यह है कि वो यूक्रेन के बच्चों को इसलिए रशिया लाए थे ताकि रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान ना बच्चों को वेपन्स का निशाना नहीं बनने दिया जाए। बच्चों की सेफ्टी के लिए उन्हें रशिया लाया गया था। बेसिकली पुतिन ने ऐसा किया है और पुतिन के हिसाब से ये वॉर नहीं है, ये एक यूक्रेन में ऑपरेशन कर रहे हैं। और आज के टाइम ना गाइस, ये सब देखकर हम पुतिन के इस कदम को समझ सकते हैं। क्योंकि हम गाजा की बॉम्बिंग देख सकते हैं जिसमें 10,000 से ज्यादा मासूम बच्चों को इजराइल ने और इजराइल के नेतन्याहू ने बॉम्बिंग कर एयर स्ट्राइक कर मार डाला है। अब यहाँ हमें वेस्ट की ना हिपोक्रेसी नजर आती है। एक तरफ पुतिन बच्चों को बचाने के लिए रशिया लाए थे तो पुतिन के ऊपर ही अरेस्ट वारंट इशू हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ नेतन्याहू ने बॉम्बिंग के ऑर्डर्स दिए हैं, 10,000 मासूम बच्चों को मार डाला है, उस पर कोई अरेस्ट वारंट नहीं होगा। हालांकि दो कंडीशन में भी ना हमें कॉमन चीज देखने को मिलती है, वो है वॉर। हमें वॉर ही देखने को मिलती है। ये हरकत हमें वेस्ट की आईसीसी कोर्ट की पार्शियलिटी और हिपोक्रेसी को दिखाता है। टर्की रोम स्टैच्यू का सिग्नेटरी पार्ट नहीं है, समझने के लिए एक तरह का ट्रीटी होता है जो आईसीसी को एस्टैब्लिश करता है। इस डील में ना एक और बड़ी बात होने वाली है रजब तैयब एर्दोगान और व्लादिमीर पुतिन के बीच। गेस करे व्हाट, क्या हो सकता है वो? ब्लैक सी ग्रीन डील। जी हाँ, अब आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ठीक है जी, पुतिन आकर ये सब बात करेंगे, ब्लैक सी ग्रीन डील पर भी बात करेंगे, लेकिन ब्लैक सी ग्रीन डील है क्या? इसका काम क्या है? इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, जिसको मालूम है गुड दोस्तों कीप इट अप, लेकिन जिसको नहीं मालूम है ये ब्लैक सी ग्रीन डील, जिसको ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव भी बोला जाता है, जुलाई 2022 में रशिया, यूक्रेन, टर्की और यूनाइटेड नेशंस के बीच इसको लेकर एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था जो यूक्रेन वॉर के दौरान किया गया था, जिसको ब्लैक सी ग्रीन डील कहते हैं। और ये काम कैसा करता है? देखो, इस डील के जरिए ना यूक्रेनियन ग्रेन्स और दूसरे फूड स्टफ्स को ब्लैक सी के जरिए दूसरे देशों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन ये डील से पहले यूक्रेन के जंग के दौरान ना रशियन मिलिट्री ने इस ब्लैक सी एरिया को ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से फूड क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, खासकर पूरे यूरोप में। यूक्रेन एक मेजर फूड एक्सपोर्टर है और यूक्रेन वॉर के बाद ब्लैक सी एग्रीमेंट के जरिए यूक्रेन 3 पोर्टों से यूक्रेनियन ग्रेन्स और बाकी फूड आइटम्स को सही सलामत से कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है। और इसके लिए इसको टर्की के इस्तांबुल से बॉस्फोरस ब्रिज से गुजर कर जाना होता है।
ये डील के जरिए ना ब्लैक सी में कार्गो शिप्स के लिए एक सिक्योरिटी बनाया गया था ताकि 3 यूक्रेनियन पोर्ट से ग्रेन ट्रांसपोर्ट किया जा सके, जिसका नाम है ओडेसा, कोंडामस्क और यूजनी। इस डील के जरिए ना शिप्स पर जॉइंट इंस्पेक्शन करके इंश्योर किया गया था कि वो किसी भी तरह के वेपन्स नहीं ट्रांसपोर्ट करेंगे। ये काम यूक्रेनियन, रशियन, टर्किश और यूएन के रिप्रेजेंटेटिव ने मिलकर किया। इस्तांबुल में एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर जेसीसी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है जो डील की इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर और कोऑर्डिनेट करता था। लाखों टन यूक्रेनियन ग्रेन्स को यहाँ से एक्सपोर्ट किया गया था और कई सारे चैलेंजेस के बावजूद जुलाई 2023 तक यूक्रेन ने ना 3 करोड़ टन से ज्यादा फूड यहाँ से भेजा है और ग्लोबल फूड के प्राइसेस को स्टेबलाइज करने में ये डील ने मेजर रोल प्ले किया है। हालांकि वॉर ने प्राइसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, लेकिन डील ने फूड शॉर्टेजेस और प्राइसेस को स्टेबल करने में मदद किया है। अभी के लिए देखिए, ये डील जुलाई 2023 में एक्सपायर हो चुकी है। ये डील को रिन्यूअल करना बाकी है। अब आपके दिमाग में ना क्वेश्चन आना चाहिए कि 2023 गुजर चुका है, 24 आ चुका है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट डील अभी तक रिन्यूअल क्यों नहीं हुई? देखिए, इसमें बहुत सारे रीजन है जिसके चलते पुतिन ने इस डील पर साइन करने के लिए 1000 बार सोच रहे हैं। मतलब ये डील से यूक्रेन को, यूरोप को, यूएसए को बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन रिटर्न में, बदले में रशिया को क्या मिलेगा? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना अगर आप एक हाथ से देते हो तो दूसरे हाथ से लेते भी हो। रशिया को ये डील से नुकसान पहुंचने का एहसास है। जैसे यूक्रेन ग्रेन्स और फूड से वेस्टर्न कंट्रीज ने मेजॉरिटी तौर पर फायदा उठाया है, डिलीवरीज वेस्ट को बहुत ज्यादा की गई है, लेकिन रिटर्न में रशिया को यहाँ पर क्या मिला है? ये सवाल बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। हालांकि रशिया ने नेगोशिएट किया है तो वेस्ट को भी यहाँ पर नेगोशिएशन करना पड़ेगा ना। रशिया चाहता है कि रशिया पर लगाए गए कुछ सैंक्शंस को हटाया जाए, लेकिन वेस्ट ने साफ साफ सैंक्शंस को हटाने से ही इनकार कर दिया है। एक तरफ यूक्रेन ने क्रीमिया ब्रिज पर अटैक किया था तो दूसरी तरफ रशिया आज के टाइम स्विफ्ट पेमेंट बैन से गुजर रहा है सैंक्शंस की वजह से। स्विफ्ट पेमेंट एक तरह की वर्ल्ड वाइड पेमेंट होती है जिसके चलते आप एक कंट्री में बैठ कर ना दूसरे कंट्री को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कर सकते हो। ये बैन रशिया पर लगा दिया जा चुका है। ये बैन के बाद ना रशिया और रशियन बैंक्स को बहुत ज्यादा नेगेटिव असर पड़ चुका है और ये सैंक्शंस के चलते रशिया ट्रेड अमाउंट और डिजिटल करेंसीज को ना के बराबर कन्वर्ट कर सकता है। खैर, अब रशिया उसका खुद का पेमेंट SPFS इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये स्विफ्ट की तरह फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता, बहुत वीक है। तो टर्की यहाँ पर एक तरह से मीडिएटर बनकर रशिया के साथ बातचीत कर रहा है। एक तरह से एर्दोगान पुतिन को समझा रहे हैं। एर्दोगान ने दोनों झगड़ते पार्टीज के बीच में ना पीस ब्रोकर का काम किया है और एक UN सपोर्टेड डील को फिर से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर रजब तैयप एर्दोगान ने 2022 में ब्लैक सी ग्रेन डील को सक्सेसफुली बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिसके चलते यूक्रेन के ग्रेन्स और फूड्स को ब्लैक सी के जरिए एक्सपोर्ट करने की रशिया से परमिशन मिल गई थी। रशिया ने जुलाई 2023 में इस डील को छोड़ दिया था। अब एर्दोगान का रोल फिर से यहाँ पर शुरू हो चुका है। वेस्ट एर्दोगान से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप पुतिन से बात करें और एर्दोगान ने वर्ल्ड लीडर्स को कुछ रशिया के मांगों को पूरा करने की रिक्वेस्ट की है, जिसमें रशियन मैन्यूअर जो एग्रीकल्चर में यूज होता है ना, रशिया ने इस पर इंश्योरेंस की मांग की है और मैन्यूअर के एक्सपोर्ट की लॉयड्स ऑफ लंदन के जरिए मैन्यूअर पर इंश्योरेंस करने की मांग की है। लॉयड्स ऑफ लंदन ये एक इंश्योरेंस एंड रीइंश्योरेंस मार्केट प्लेस है। सबसे बड़ी कंडीशन जो मॉस्को ने रखी है ना, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से रशिया को दोबारा रिकनेक्ट किया जाए ताकि पुतिन को डील पर वापस आने के लिए राजी किया जा सके। ये सब कर करना रशिया को फायदा मिलेगा, यूक्रेन और वेस्ट को फायदा मिलेगा, लेकिन टर्की और एर्दोगान को इससे क्या फायदा मिलेगा? ये एक बड़ा क्वेश्चन है, आपके दिमाग में आना चाहिए। देखिए, पूरे नेटो मेंबर्स में सिर्फ 2 प्रो रशियन नेटो मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। एक है हंगरी, दूसरा है टर्की। टर्की की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था ना, तो एर्दोगान ने क्लियरली साफ साफ नेटो मेंबर्स को कह दिया कि वो रशिया के खिलाफ कुछ भी कदम नहीं उठाएंगे और ना ही रशिया के खिलाफ कुछ सैंक्शंस लगाएंगे। एक तरह से एर्दोगान ने रशिया के खिलाफ नेगेटिव एटीट्यूड रखने से ही सख्त मना कर दिया था वेस्ट को। रशिया ने यूक्रेन वॉर के बाद ना अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप यूरोप यूनियन के साथ तेजी से खराब कर लिए थे। तब टर्की यहाँ पर मीडिएटर बनकर निकला। एर्दोगान ने पुतिन के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्टअप किए, जिसके चलते टर्की को रशिया के तरफ से एनर्जी इंपोर्ट में अच्छे से डिस्काउंट मिले हैं और ये तब हुआ जब टर्की को FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था, जिसके चलते टर्की में हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस को देखने को मिली। हर चीज एक्सपेंसिव हो गए थे, लीरा गिर चुकी थी। एर्दोगान ने
एंड में इंडिया की तरह वेस्ट के क्रिटिसिज्म के बावजूद भी पुतिन के साथ गुड रिलेशनशिप को इम्प्रूव किया, जिसके चलते टर्किश लीरा पर दबाव कम किया गया था। एक गहरी महंगाई के माहौल में टर्की ने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी रशिया के साथ। रशिया ने टर्की की बहुत मदद की है और बदले में टर्की ने रशिया की बहुत मदद की है। हालांकि टर्की ने यूक्रेन के मिलिट्री को कॉम्पैक्ट ड्रोन्स प्रोवाइड किया था, लेकिन रशिया टर्की के बीच अंडरस्टैंडिंग थी। टर्की ने रशिया के खिलाफ सैंक्शंस में शामिल होने से ही इनकार कर दिया था, जो टर्की के लिए क्रिटिकल एनर्जी सप्लायर बना हुआ है। रशिया ने 2022 में टर्की के क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स का 1/4 शेयर और तकरीबन 40% तक नेचुरल गैस सेल किया, जिसके चलते अंकारा और मॉस्को के बायलैटरल ट्रेड और भी ज्यादा इंप्रूव हो गए। दोनों कंट्रीज अब टर्की में एक गैस हब पर डील करने की कोशिश कर रही है। पिछले साल पुतिन ने टर्की में गैस ट्रेडिंग हब बनाने का इरादा किया था, जिसमें ब्लैक सी के नीचे से पाइपलाइन शामिल होगी जो टर्की के तरफ जाएगी। और एर्दोगान ये भी चाहते हैं कि टर्की करीबी कैस्पियन सी गैस फील्ड का इस्तेमाल करके यूरोप के लिए गैस सप्लाई का एक अहम जरिया बन जाए, सोर्स बन जाए, जिसके चलते टर्की बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकता है। टर्की और रशिया पहले से ही अकोयू न्यूक्लियर पावर स्टेशन को बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, जिसका बजट $20 बिलियन है। तो ओवरऑल ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो ना तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा, साथ में हार्ड भी दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।